Last Newton's laws of motion. So now we all know first law of Newton, right? What is the first law? Newton का first law क्या है? मालूम है किसी को? What was the first law? Inertia. हाँ, इसको बोलते हैं law of inertia. क्यों inertia law of inertia क्यों बोलते हैं? तो बेसिकली देखो क्या था, पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अगर मैं इनर्शिया की बात करूं, इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब इसका कुछ ऐसा यूनिट डिफाइंड नहीं है, इनर्शिया की कुछ यूनिट नहीं है, पर आप ऐसा बोल सकते हैं इनर्शिया जो है वो मास के इक्विवेलेंट है। इनर्शिया क्या है? मास के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट टू मास। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसके उसका मास कम है और एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो किस ऑब्जेक्ट पर इनर्शिया ज्यादा होगा? बिकॉज ऑब्जेक्ट इनर्शिया इज इक्विवेलेंट टू मास, किस ऑब्जेक्ट पर इनर्शिया ज्यादा होगा? अगर मान लो मैं बोलूं सेम मटेरियल पे है, तो आप बोलो फिर ये कॉटन भी हो सकता है ना, और ये आयरन हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो अगर ये सेम Sir, your voice is not clear. वॉइस इज नॉट एक, तो दिस ऑब्जेक्ट विल हैव मोर इनर्शिया, इसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है ना, इसका मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, करेक्ट? ओके, और इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कम होगा। तो अब देखो, नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर आपको इस ऑब्जेक्ट को मूव कराना है, करेक्ट, इसको मूव कराने के लिए आपको ज्यादा, मैं अभी के लैंग्वेज में बात करूं, इसको मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सबको ऐसा एक्सपीरियंस है। और इसको मूव कराने में आपको थोड़ा कम फोर्स लगेगा, यस, करेक्ट? तो ये जो फर्स्ट लॉ है, इसको कैसे स्टेट कैसे किया गया है? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट और इन मोशन, करेक्ट? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इनर्शिया को डिफाइन कैसे किया है? दिस इज डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट और मोशन। अब देखो, ये जो टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो आ रही है टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये किस पर डिपेंडेंट आ रही है? ये मास पे डिपेंडेंट आ रही है कि नहीं आ रही है? इज दिस नॉट डिपेंडेंट ऑन मास? टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट और मोशन, इज दिस टेंडेंसी नॉट डिपेंडिंग ऑन मास? आपको क्या लग रहा है? कर रही है ना डिपेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है तो उसको उसकी टेंडेंसी रेस्ट, अगर रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, करेक्ट? और अगर मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी रेस्ट पे रहने की और मोशन में रहने की ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू अ लाइटर ऑब्जेक्ट। यस बच्चों, व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? समझ में आ रही है ये बात कि नहीं आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज व्हाट इनर्शिया इज। एंड फर्स्ट लॉ को हम कैसे, हाउ डू वी फॉर्मुलेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? यस, मालूम है किसको, किसी को? An object continues to be in state of rest or in uniform motion at a constant speed along a straight line unless or until an force is applied to it। ठीक है, तो आपको इनर्शिया वर्ड समझ में आया और इनर्शिया का मतलब समझ में आया, टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी एट रेस्ट और मोशन। ठीक है, तो लेट मी, अभी देखो, अभी हम क्या करेंगे, जस्ट राइट डाउन द फर्स्ट लॉ ओवर हियर। This is very famous definition. An object continues to be at rest or uniform motion in a straight line unless or until an external unbalanced force acts on। ठीक है, so now second law क्या है? What is second law? सेकेंड लॉ से आपकी जो है एक्चुअल फिजिक्स स्टार्ट होती है। ठीक है, तो अभी मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑन दिस। ठीक है, बट इसके कुछ जैसे इसमें चलो थोड़ी सी और बात और कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनर्शिया ऑफ रेस्ट के आपको एग्जांपल्स मालूम होंगे,
कोई बताएगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट के क्या क्या एग्जांपल है? एनीवन, एनी एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट? आप देखो स्टोन कैसे? क्या क्या, स्टोन और रॉक। हाँ वो तो है, बट आपने कुछ एग्जांपल्स देखो पढ़े होंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के और इनर्शिया ऑफ मोशन के। देखो आपने आपने ये एक बहुत फेमस एग्जांपल है कि बस जब सडनली मूव करना स्टार्ट करती है तो आप पीछे की तरफ गिरते हो ना, तो आप पीछे की तरफ क्यों क्यों गिरते हो? पीछे की तरफ इसलिए गिरते हो दैट्स बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो है जिस पर उसकी टेंडेंसी क्या है, एक टेंडेंसी टू बी एट रेस्ट, और नीचे वाला पोर्शन अभी थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट कर गया है। तो समझो ये आप ऐसे बैठे हो, आप ऐसे बैठे हो चेयर पे, तो अभी अभी क्या हो रहा है, देखो ये वाला पार्ट है जो ये भी मूव कर गया ना, बिकॉज दिस पार्ट इज कनेक्टेड टू बस। और अगर ये वाला पार्ट आप ऐसे समझते हो हवा में है, तब देखो क्या हुआ, ये पार्ट मूव कर गया तो ये पार्ट कहाँ पे जाएगा, इसकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट पर रहने की है। तो दिस विल आप मतलब इट्स ऑब्वियस इट हैज टू मूव इन दिस डायरेक्शन, करेक्ट ना? आप ऐसे यहाँ पे कुछ फोर्स लगा रहे हो या यहाँ पर कुछ मोशन अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ गिरेगा ना, करेक्ट। और जब बस रुकती है तब देखो क्या होता है, जब बस रुकती है तो अभी आपकी पूरी बॉडी मोशन में है, ठीक है। अब क्या हो गया, इतना पार्ट रेस्ट पर आ गया, इतना पार्ट रेस्ट पर आ गया, तो अभी ये अभी पहले कैसा था, ये ऐसे मूव कर रही थी पूरी की पूरी बॉडी आपकी, तो अभी इतना पार्ट अभी रेस्ट पर आ गया तो व्हाट हैपेंस, ये वाला जो पार्ट है आगे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। या कोई पर्सन है मान लो, वो एक चलती हुई बस से उतर रहा है, एक चलती हुई ट्रेन से, लोकल रहती है, लोकल में आपने देखा होगा कुछ लोग लोकल से उतरते तो कुछ देर तक वो दौड़ते रहते, देखे आपने कभी, धीरे धीरे फिर वो अपने आप को रेस्ट पर लाते हैं। तो उसका भी रीजन यही है, बिकॉज उनका टेंडेंसी मोशन में है, अगर वो सडनली रेस्ट पर आ जाएंगे तो गिर जाएंगे वो, यू नो दे जस्ट फॉल, करेक्ट। तो उनका टेंडेंसी क्या है, उनका टेंडेंसी है मोशन में रहना, ठीक। और सडनली वो रेस्ट पे आ गए, तो रेस्ट पे सडनली आ गए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट दे विल काइंड ऑफ दे टॉपल और दे विल काइंड ऑफ फॉल। समझी बात बच्चों, समझ में आई बात? ओके, और कोई इसी तरह का कोई एग्जाम्पल? देखो आप जब एक फल तोड़ते हो, ठीक है, मान लो आपने एक मैंगो लगा हुआ है एक ट्री में, और आपने वहां पे उस मैंगो को एक एक पत्थर से मारा, तो दैट मैंगो विल फॉल ना। तो व्हाई दैट मैंगो फॉल्स, बिकॉज मैंगो कम्स इन स्टेट ऑफ मोशन, मैंगो कम्स इन स्टेट ऑफ मोशन। और आपकी जो ब्रांच है जहां से वो लटका हुआ है मैंगो, दैट पार्ट इज एट रेस्ट एक्चुअली, करेक्ट। तो वो पार्ट रेस्ट पर है, मैंगो मोशन में आ गया, तो व्हाट विल हैपन, मैंगो ब्रेक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, अभी समझो ये यहाँ पर आपका ऐसा मैंगो लटका हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, इतना पार्ट मैंगो का, और ऑलरेडी ये पार्ट थोड़ा वीकली कनेक्टेड रहता है ना, correct? तो अब सडनली ये वाला पार्ट अभी मोशन में आ गया, और इसका टेंडेंसी क्या रहेगा, इसका टेंडेंसी रेस्ट पर रहने का रहेगा, ठीक है। इसका टेंडेंसी रेस्ट पर रहने का रहेगा, कितना बड़ा पेड़ है, ठीक है। इसके कंपैरिजन में इसका मोशन ज्यादा कुछ नहीं होगा, तो व्हाट हैपेंस, ये वाला पार्ट से ऑसिलेट होगा एंड ये ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज ये मोशन में आ गया, ठीक है। ये आपने ये देखा होगा, एक ग्लास के ऊपर ऐसे कॉइन रखो, एक ग्लास के ऊपर ऐसे कॉइन रखो, और इस प्लेट को सडनली ऐसे खिसका लो, सडनली ऐसे खिसका लो, तो व्हाट हैपेंस, ये जो कॉइन है क्या होता है, कॉइन यहाँ पे गिर जाता है, ये सडन सडन करना है आपको, सडनली। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं इनर्शिया के, रेस्ट के और मोशन के, ये पढ़ा होगा आपने, ओके। चलो तो सेकंड लॉ देखते हैं, व्हाट इज सेकंड लॉ इसके। यस, तो मालूम है किसी को व्हाट इज सेकंड लॉ, एनीवन वांट्स टू से द स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ? पहले स्टेटमेंट देख लेते फिर समझते हैं। यस, जल्दी से बताओ। यस, सेकंड लॉ का स्टेटमेंट बताओ जल्दी से। Rate of change of momentum is directly proportional to force applied.
यस, तो क्या आपने बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, करेक्ट। तो वेरी गुड, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of momentum is directly proportional to force applied. Force applied. ठीक है, तो rate of change of momentum is directly proportional to force applied. ठीक है, ठीक। अब देखो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को अगर आप डिफाइन करोगे, यस इसमें थोड़ा सा हाँ हाँ बराबर है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, बट आई वाज आस्किंग व्हाट इज मोमेंटम। मैंने आपसे पूछा मोमेंटम क्या होता है। Mass into velocity. मास टाइम्स, यस, मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी सबको मालूम है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ Displacement upon time. या डिस्प्लेसमेंट अपॉन। अब बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, तब देखो जब भी मैं ये लगा देता हूँ ये वर्ड रेट ऑफ चेंज, बहुत ध्यान से सुनना, जब भी ये वर्ड लगा देता हूँ रेट ऑफ चेंज, हम क्या करते हैं, क्या करते रेट ऑफ चेंज जब भी लग जाता है तो देखो वेलोसिटी क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी क्या था, वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देखो इसको मैंने टाइम से डिवाइड कर दिया। एक्सीलरेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये क्या कर दिया मैंने, डेल्टा वी बाई डेल्टा। तो डेल्टा का मतलब यहाँ पे क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा जब भी आ जाए तो इसका मतलब होता है फाइनल क्वांटिटी माइनस इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, रेट का मतलब, डेल्टा का मतलब ये होता है चेंज, दिस मींस चेंज। ओके, तो एक्सीलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी के रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं बोलता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम को जनरली हम पी से लिख सकते हैं, मोमेंटम को किससे लिख सकते हो, पी से लिख दो, और इसको आप क्या लिख सकते हो, एम इंटू वी। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आप कैसे लिखोगे, Delta P by delta T. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर मुझे लिखना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, दिस गोज टू शो दिस मींस फाइनल माइनस इनिशियल। सर एक बार फिर से बताओ ना। ओके देखो, सेकेंड लॉ के पहले स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, और फिर क्यों है वो फोर्स अप्लाइड वो हम समझेंगे। ठीक है, व्हाई इट इज Yes, गिवन sir. इट लाइक दिस। तो सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, ठीक है, अगर आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा होगा, देन व्हाट यू कैन से, some force is being acted on that object, या उसका मोमेंटम चेंज हो रहा होगा। न्यूटन सेड इट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्यों बोला है वो भी बताता हूँ। तो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। तो मैंने आपको, वी हैव ऑलरेडी Yes. सीन बिफोर, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। फिर एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी है। ठीक है ना। Yes, sir. एंड दिस इज देन, तो फिर आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फिर क्या होगा, व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। सर ये मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस सर समझ गए। ठीक है ना। तो मोमेंटम ऑलरेडी हाँ। मैंने डिफाइन किया, मोमेंटम इज डिफाइंड मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, हाँ सर। तो अब देखो, अब यहाँ से हम कॉज ऑफ हमने देखो इन आवर प्रीवियस सेशंस वी हैव डिस्कस्ड
वेलोसिटी क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्यों लग रहा है वो हम अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब मोशन का कॉज क्या है वो हम यहाँ पर समझने का कोशिश कर रहे हैं। काइनेमैटिक्स में हम क्या करते थे, हम पोजीशन निकालते थे एंड ऑल दैट, करेक्ट। हम मोशन को जस्ट स्टडी करते थे, वी वर इंटरेस्टेड इन मोशन कैसे हो रहा है, करेक्ट, कि भाई मोशन कैसे हो रहा है, मतलब अभी अभी एट t इक्वल्स टू 0 पे कहाँ पर होगा, t इक्वल्स टू 2 पे कहाँ पर होगा मोशन, करेक्ट। सो वी वर काइंड ऑफ स्टडिंग ऑल दिस, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे। और हम यहाँ पर हम क्या करने का कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू स्टडी कॉज ऑफ मोशन। उसमें अगर एक्सीलरेशन लग रहा है तो क्यों लग रहा है, उसमें वेलोसिटी लग रही है तो क्यों लग रही है वेलोसिटी, करेक्ट। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दैट एस्पेक्ट ऑफ मोशन। हम मोशन का कॉज ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, मोशन कैसे हो रहा है, मतलब कहाँ पर पहुंचा वी एंड ऑल दैट, करेक्ट, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, लाइक दैट। अभी हम क्या कर रहे हैं, मोशन क्यों हो रहा है, वी आर जस्ट ट्राइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखते क्या होगा। लेट्स सी व्हाट दिस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी। तो डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे तो आप लिखोगे इसको। अब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब दो तरीके से आप मोमेंटम को चेंज कर सकते हो। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना इसको। इस पर आपको होमी बाबा पे क्वेश्चन आया भी हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से समझो इसको। ओके, अब आप देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को क्या बोल सकते हो, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो ऊपर डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। मतलब न्यूटन के अकॉर्डिंग, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग ये जो होगा यही होगा आपका फोर्स के प्रोपोर्शनल। जो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी है, अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज किया तो आप बोल सकते हो उसमें द चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यही तो स्टेटमेंट का मतलब हुआ ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। यही तो मतलब हुआ कि नहीं हुआ, समझी बात कि नहीं समझी, यस और नो, यस बच्चों, से यस नो समथिंग। ओके, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज एक्चुअली इक्वल टू डेल्टा एम बी बाई डेल्टा टी। अब देखो, अब मोमेंटम कैसे चेंज होगा, लेट्स ट्राई टू सी मोमेंटम कब कब चेंज होगा, वी जस्ट ट्राइंग टू स्टडी दैट। अगर मैं आपको बोलता हूँ वी हैव ऑलरेडी स्टडीड काइनेमैटिक्स, तभी आपको मालूम है अगर मोशन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या हुआ, अगर मान लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या, तब मोमेंटम डेल्टा पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 0, फिर यहाँ पर यहाँ पे 0 सेकेंड है, 1 सेकेंड, कितने मान लो 2 मीटर ले लेते हैं, फिर 4 मीटर ले लेते हैं, फिर 6 मीटर ले लेते हैं, फिर 8 मीटर ले लेते हैं, लाइक दैट। इट कंटिन्यूज लाइक दैट, इट कंटिन्यूज लाइक दैट। तो बताओ अभी यहाँ पर, बच्चों बताओ जल्दी से, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है और मास उसका कांस्टेंट ही होगा, मास मान लो 2 kg। अभी तो क्या यहाँ पे मोमेंटम चेंज हो रहा है, डेल्टा वी की वैल्यू बताओ जल्दी से क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा वी पूछ रहा हूँ, वी होगा यहाँ पे। तो अगर आप वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी विल बी 2 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर हियर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, डेल्टा वी की वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, 0 होगा ना। क्यों 0 होगा, देखो हर पॉइंट पे डेल्टा, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है। देखो यहाँ पर कितनी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड है। हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ठीक है।
है कि नहीं है? है ना, हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप जब आप चेंज इन वेलोसिटी निकालोगे, आप मान लो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तब कितना आएगा? कितना आएगा? दिस माइनस दिस कितना आएगा? जल्दी से बताओ। दिस माइनस दिस कितना आएगा? 0। आएगा कि नहीं आएगा? तो डेल्टा बी की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो देखो अभी अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो इस पॉइंट पे मोमेंटम कितना था? देखो यहाँ पर मोमेंटम देखते कितना था। अभी मैं यहाँ पे मोमेंटम लिख रहा हूँ, अभी मैं आई एम जस्ट आल्सो राइटिंग मोमेंटम। मोमेंटम इससे लिख देते हैं p। तो मास कितना है? 2 kg। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना? ओके, यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे भी इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड ऐसा मान के चलेंगे, बट चलो हम यहाँ से देख रहे हैं मोमेंटम। तो यहाँ पे मोमेंटम कितना हुआ? 4, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है? 2, मास कितना है? 2, मास इंटू वेलोसिटी कर दो 4, यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अभी देखो ये 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो अभी यहाँ पे मास कितना हो गया इसका? अगेन 4 केजी मीटर पर सेकेंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? इनफैक्ट हर पॉइंट पर इसका मोमेंटम भी देखो 4 केजी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। तो जब Yes, आप sir. चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जब आप निकालोगे इस केस में तो 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? से यस नो इफ यू अंडरस्टूड। आ जाएगा। आ जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स कितना होगा? since delta p is 0 therefore force is also equal to 0। ठीक है, लेट मी पुट दिस स्टेटमेंट लाइक दिस। तो यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हो तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है k, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप इसको इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हो, f is equal to delta p by delta t। ठीक है, तो force is actually equal to delta p by delta t। we'll assume this equation is true of for force। तो फोर्स क्या क्या मैंने बोला? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा p by delta t। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओ तो एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पे k डेल्टा p by delta t, और इस k की वैल्यू होती है 1, देयरफॉर इक्वेशन कम्स आउट टू बी। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, चलो। तो अगर मेरा मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स देयर इज नो फोर्स एक्टिंग, करेक्ट? यूनिफॉर्म मोशन force no force acts on it। मैं कैसे लिखूँ? no force equals to 0 मतलब no force act। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो देखो यहाँ पे यही तो था मेरा फर्स्ट लॉ, क्या था? an object continues to be at rest or uniform motion in a straight line। तो मतलब क्या हुआ, इस पर ये ऐसा कंटिन्यू करता रहेगा। कब तक करता रहेगा? जब तक इस पर कुछ फोर्स नहीं लग जाता। समझ में आई बात कि नहीं आई? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, ये किसी को कुछ डाउट इसमें? किसी को कुछ डाउट इसमें? नाउ लेट्स सी अ डिफरेंट केस। अभी हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी गोइंग टू डू इज तो अभी देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ दिस इज 0। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस इज 0 मीटर। लेकिन अभी देखो अभी ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है। अभी अभी हम जस्ट राइटिंग द वेलोसिटी। यहाँ पे 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकंड, यहाँ पर आते थे वेलोसिटी हुई 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और ये टाइम भी देख लेते हैं। तो टाइम इज 0, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ठीक है, ठीक है ना? करेक्ट। तो देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो
तो यहाँ पर अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो मास है, मास आपका कितना ले लेते हैं, इसमें केजी ले लेते हैं, करेक्ट। अब देखो इस पॉइंट पर मोमेंटम कितना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी की वैल्यू कितनी, मोमेंटम की वैल्यूज अभी बताऊंगी। जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, मोमेंटम की वैल्यूज क्या क्या आएंगी, इस पॉइंट पर कितनी आएगी मोमेंटम की वैल्यू, जल्दी से बताओ। यस जल्दी से बताओ, मोमेंटम की वैल्यू 0. कितनी, हाँ 0 आएगी, ठीक है, 0 सर। 0। ओके, यहाँ पर बताओ कितनी आएगी मोमेंटम की वैल्यू, 4. 4 केजी मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जल्दी से बताओ कितनी आएगी, 8 8. 8। यहाँ पे मोमेंटम की वैल्यू कितनी आएगी, 12 12। यहाँ पे कितनी आएगी, इस पॉइंट पे कितनी आएगी, जल्दी से बताओ। 16. 16 60 16 आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो, व्हाट यू कैन सी है कि मोमेंटम की जो वैल्यू है वो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। अब देखो मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम अभी किस रेट से चेंज हो रहा है यहाँ पर, यस कोई बताएगा, 4 केजी मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड ना, 4 केजी मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड, देखो ना हर सेकेंड यस मोमेंटम सर। किस रेट से चेंज हो रहा है। अगर आप एक सेकेंड में देखो यहाँ पर, तो मोमेंटम की जो वैल्यू है वो 4 केजी मीटर पर सेकेंड से बढ़ रही है एवरी सेकेंड ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 केजी मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। और यही तो मैंने आपको बोला था, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी किसके बराबर आता है, फोर्स के बराबर आता है, आता है कि नहीं आता है, तो यही आपका हो जाएगा 4, तो 4 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, so this in fact this also is the unit of force, it is also known as न्यूटन। समझ में आई ये बात, यहाँ पर देखो आपका जो मोमेंटम है वो हर सेकेंड 4 मीटर पर सेकेंड, 4 केजी मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई। यस तो किसी को कुछ डाउट, किसी का, नो किसी बच्चे का कुछ डाउट, आगे बढ़ो। चलो अभी आप लोग सोचो मुझे, और कैसे हम मोमेंटम को चेंज करा सकते हैं, और कोई तरीका है मोमेंटम को चेंज कराने का, और कोई तरीका है मोमेंटम को चेंज कराने का, एक और तरीका है मोमेंटम को चेंज कराने का। देखो अगर मान लो लेट्स टेक अ केस, इनफैक्ट रॉकेट वॉकेट में सब चीजें ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। रॉकेट मालूम है ना, रॉकेट व्हेन इट गोज अप, तो उसका देखो फ्यूल जो है वो निकलता रहता है, और बहुत ज्यादा मात्रा में उसका फ्यूल बाहर निकलता है, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस, उसका जो मास है ना वो अभी वहां पर कम हो रहा है, क्या हो रहा है, मास जो है वो मास चेंज हो रहा है वहां पर, समझ में आ रही है बात। तो देखो अभी एक और केस हम देखते हैं, चलो मान लो यहाँ पर 0 सेकंड था, अभी हम मास के टर्म्स में देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मास मान लो है 2 केजी, ठीक है, या चलो थोड़ा ज्यादा मास ले लेते हैं, यहाँ पे मास है ऑब्जेक्ट का 100 केजी मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मास हो गया 98 केजी, यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे मास हो गया, यहाँ पे मास हो गया 96 केजी, तो यहाँ पे मास हो गया 94 केजी, यहाँ पे मास हो गया 92 केजी, सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी वेलोसिटी थी 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, 1, या आप ऐसा एक कोई कार्ट समझ लो, मतलब समझो यहाँ पर एक कार्ट, ऐसी कार्ट है, और इसके बीच में एक छेद है, और इसके ऊपर कुछ सैंड रखी है, तो हर सेकेंड कुछ सैंड इज फ्लोइंग आउट ऑफ दिस कार्ट, ऐसा आप समझ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो हर सेकेंड देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेट्स टेक दिस एज 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, लाइक दैट। तो हर सेकेंड देखो क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इज इसका मास चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जल्दी से बताओ मुझे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, अभी ये आप लोग मुझे बताओ,
तो करेक्ट, तो हमने दो तरीके से देखा, दो तरीके से इसका मोमेंटम चेंज हो सकता है। ऑब्वियसली यहाँ पे भी चेंज हो ही रहा है मोमेंटम, आप सॉल्व करके देखो। तो एक तरीका क्या है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई उसका क्या चेंज हो जाए, वेलोसिटी चेंज हो जाए, जो कि यहाँ पर आप देख रहे थे, वेलोसिटी वाज इंक्रीजिंग, और इट कुड बी आल्सो केस ऑफ डिक्रीजिंग वेलोसिटी। तो वेलोसिटी चेंज होगी तो कुछ फोर्स लगेगा, बस डेल्टा पी बाई डेल्टा टी फोर्स। और अगर यहाँ पे इसका मास भी चेंज हो रहा है सम और अदर हाउ, तब भी उसमें कुछ फोर्स लग रहा होगा, इवन तो उसकी वेलोसिटी भी देखो कांस्टेंट है, करेक्ट। या तो मास चेंज हो जाए या तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, हम बोलेंगे उसमें वी कैन डेफिनेटली फाइंड डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू। तो जल्दी से मुझे बताया पे डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी यूनिफॉर्म में। यहाँ पे ना तो मास चेंज हो रहा है ना वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो हम क्या बोलते हैं, फोर्स इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो तीन सिनेरियो याद रखते हैं आपको। तो अभी जल्दी से मुझे यहाँ पर फाइंड करके बताओ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी। सी व्हाट इज मोमेंटम हियर, यहाँ पे मोमेंटम कितना है 100 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मोमेंटम कितना 98 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मोमेंटम कितना 96 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना 94 kg मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना है 92 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये सब आपकी मोमेंटम की वैल्यूज है यहाँ पर। तो देखो हर सेकंड मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, हर सेकंड मोमेंटम किस रेट से चेंज हो रहा है, किस रेट से चेंज हो रहा है मोमेंटम, चेंज हो रहा है ना मोमेंटम, हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेंज मोमेंटम यहाँ पर। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मोमेंटम जो चेंज हो रहा है डेल्टा पी, दैट इज एक्चुअली 2 kg मीटर पर सेकेंड, 2 kg मीटर पर सेकेंड के रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है। इसको कर दो हर सेकेंड, एवरी सेकेंड, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेकेंड। तो फाइनली आपका ये आंसर आएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यस नो समथिंग, Yes, sir. ठीक है ना, दिस इज हाउ मोमेंटम चेंजेस। ठीक, तो चलो अभी इसका थोड़ा सा और तो ध्यान रखो, या करेक्ट, या तो वेलोसिटी चेंज हो या तो मास चेंज हो या तो दोनों चेंज हो रहे हो, वेलोसिटी मास दोनों चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, करेक्ट। तो जैसा हमने देखा सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। लेट्स ट्राई टू सी दिस। तो फोर्स क्या, फोर्स अप्लाइड इज डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम वी बाई डेल्टा टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू वी बाई डेल्टा टी प्लस एम इंटू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो अगर मास कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, तो हम क्या बोल देंगे, डेल्टा एम हमारा 0 हो जाएगा। अगर मास इज चेंजिंग, if mass is not constant, velocity is constant, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर दोनों ही चेंज हो रहे हैं तो फिर यू हैव टू यूज इट लाइक दैट। अगर मास भी कांस्टेंट है, वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा एम भी 0 है और डेल्टा वी भी 0 है। ठीक है, दोनों भी 0। और यहाँ पे दोनों, मैंने जैसे बोला, दोनों वेरी भी कर सकते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना है, फिर यू हैव टू यूज दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ में आई बात। बट आपको, मुझे नहीं लगता आपको इससे ज्यादा कुछ पूछे आपको, बट इन केस इफ दे आस्क यू कैन ऑलवेज यूज दिस एक्सप्रेशन। समझ में आई यहाँ तक बात, समझ में आई बात यहाँ तक। तो हम अभी क्या अज्यूम करेंगे, अज्यूमिंग मास इज कांस्टेंट। तो अज्यूमिंग मास इज नॉट चेंजिंग। तो नॉर्मली जब हम फोर्सेस निकालते हैं तो ऑब्वियसली मास चेंज नहीं होता। अगर मान लो एक बस है,
बस बस अगर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसका मास इतना नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ठीक है। अगर उससे कोई पैसेंजर नहीं निकल रहा है, अब आप बोलो सर पैसेंजर निकला तो मास चेंज हो जाएगा, तो लेट्स अज्यूम कि कोई पैसेंजर नहीं उतर है, लेट्स अज्यूम इट लाइक एक ये कार है, कार अगर मूव कर रही है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कार में एक बार बैठ जाते तो ड्राइवर तो नहीं उतरता है ना, लेट्स अज्यूम केवल ड्राइवर बैठा है, तो उसका मास हम अज्यूम करेंगे चेंज नहीं कर रहा है, इतना ज्यादा चेंज नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत पेट्रोल की वजह से चेंज हो रहा हो, वी कैन नेग्लेक्ट दैट चेंज इन मास। तो यहाँ पे डेल्टा एम इज 0 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा फोर्स आएगा वो कितना आएगा, एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, देखो आएगा कि नहीं आएगा, ऊपर हमने देखा है एम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी आएगा। और हमने क्या बोला, व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या था, मैंने यहाँ पे कहीं पे लिखा था, कहाँ लिखा था, हाँ ये देखो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी क्या था, एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता है बच्चों, आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है आज, थक गए हो क्या? ओके तो देखो एक्सीलरेशन क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, ठीक है, एक्सीलरेशन इज बेसिकली डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पर आप डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को क्या लिख सकते हो, एक्सीलरेशन से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये आ जाएगा मास इनटू, तो फोर्स यहाँ पे कितना है, फोर्स इज इक्वल टू, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो एक दूसरा तरीका भी इसको सॉल्व करने का, देखो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे मास चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल अपॉन डेल्टा टी। तो पी फाइनल कितना हो गया, एम वी, पी इनिशियल कितना हो गया, एम यू अपॉन डेल्टा टी। तो दिस इज एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, so this comes out to be m into, तो देखो ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्सीलरेशन है कि नहीं, एक्सीलरेशन है, ठीक है, दिस इज मास, ठीक है। तो याद रखो फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स है, जब हम बोलते हैं F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, हियर F इज नेट फोर्स। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि आपको सबको, किसी को कुछ डाउट है, ये नेट फोर्स क्या है, लेट्स ट्राई टू सी दैट, और उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे इसके, और आई थिंक आज अपना टाइम पे खत्म ही हो जाएगा। चलो तो देखते हैं नेट फोर्स क्या होता है, व्हाट इज नेट फोर्स, नेट फोर्स इज व्हाट इज नेट फोर्स, कोई बताएगा नेट फोर्स क्या होता है? अच्छा चलो यहाँ पर बताओ नेट फोर्स कितना है, ठीक है, यहाँ पे बताना मुझे नेट फोर्स कितना है। मान लो एक ब्लॉक है और ये मैंने कैसे ग्राउंड पे रखा है, ठीक, तो अब इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, मान लो यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पे मान लो एक, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहाँ पर एक 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और यहाँ पर 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो बताओ इसमें नेट फोर्स कितना होगा, जल्दी से बताओ नेट फोर्स में कितना होगा, यस बताओ जल्दी से, नेट फोर्स कितना हो गया इसमें, सी बच्चों, आई सर वांट भेजा एवरीवन मैंने। टू आंसर, हाँ भेजा ना, एक सैम सिंह आंसर, यस वेरी गुड शिवांग, वेरी गुड। अच्छा यूनिट ऑफ फोर्स का यूनिट तो मालूम होगा, न्यूटन होता है, बता देता हूँ यहाँ पर, मास इनटू एक्सीलरेशन, फोर्स कितना है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो देखो मास का यूनिट क्या हो गया, केजी, ऐसा यूनिट, एक्सीलरेशन का यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं, इसी यूनिट को हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। और अगर सीजीएस में देखोगे तो सीजीएस में केजी क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, और मीटर किस में हो जाएगा, सेंटीमीटर में हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, इसको आप बोलते हो डायन,
तो ये आई होप बट ये आपको मालूम रहेगा। चलो जल्दी से बताओ यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा। वेरी गुड, शिवांग का आंसर आ गया, वेरी गुड शिवांग। See, one thing you have to understand, force is a scalar quantity. Force, I'm sorry. Force is a vector quantity. It's not a scalar quantity. I'm sorry. Force is not a scalar quantity. It is a vector quantity. कैसे पता मैं force is a vector quantity? तो vector quantity का definition क्या है? Vector quantity का definition क्या है? अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे, मतलब मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है? मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन, ठीक है? तो दो फोर्सेस की जब हम बात करेंगे उस केस में ऐसा होगा, मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन डायरेक्शन। तो इसका अगर सपोज एक आपका फोर्स ये है और दूसरा फोर्स आपने ऐसे लगा दिया 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, कितना हो गया? कितना हो गया यहाँ पे नेट फोर्स? 2 न्यूटन हो गया। बट अगर इसी फोर्स को अगर आप ऐसे लगा दोगे 1 न्यूटन यहाँ पर और 1 न्यूटन यहाँ पर ऐसे लगा दोगे, तो मालूम है कितना हो जाएगा? अभी बताओ कितना हो जाएगा? अभी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, इसको आपने 1 न्यूटन से यहाँ से खींचा और 1 न्यूटन से यहाँ से खींचा, कितना हो गया इसका नेट फोर्स? 0. 0 हो जाएगा, ठीक है? ठीक है कि नहीं? ओके। अब देखो यहाँ पर, ठीक? तो हमेशा ध्यान रखना, रिमेम्बर दिस थिंग, फोर्स विल ऑलवेज डिपेंड ऑन डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पर बता सकते हो कितना फोर्स लग रहा होगा? अगर मान लो 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग गया और 1 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग गया, अभी बता सकते हो कितना फोर्स लग रहा होगा? चलो ये नहीं बता पाओगे, ठीक है, चलो ये बाद में पूछूंगा। सोचना अच्छा इसको कैसे करेंगे इसको, ठीक है? नहीं, चलो पहले तो इसको देखते हैं। देखो यहाँ पर दिस फोर्स एंड दिस फोर्स ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी 10 लग रहा है, यहाँ पे भी 10 लग रहा है और यहाँ पे भी 10 लग रहा है, तो ये नेट फोर्स कितना हो गया? कितना हो गया नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस? अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स कितना हो गया? 0. तो नेट फोर्स along y is 0। x की बात कर लो, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स है, यहाँ पे 7 न्यूटन का फोर्स है, सॉरी 12 न्यूटन का फोर्स है, करेक्ट? यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? along x एक्सिस, along x एक्सिस क्या है? 12 न्यूटन। इतना फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है along x एक्सिस? और ये कहाँ पे लग रहा है? टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है? तो कितना हो गया ये? 12 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये हो गया 7 न्यूटन। हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर कोई बच्चा यहाँ पे 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, कोई बच्चा यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ पर? 7 न्यूटन का हो गया। ना 12 का फोर्स लग रहा है ना 5 का लग रहा है, इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? 7 न्यूटन का लग रहा है। और यही 7 न्यूटन के फोर्स को हम बोलते हैं दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. Got it. सब बच्चों को समझ में आई? तो इसको सब आपको सब अगर ऐड करो मतलब आप समझ रहे हो फोर्स इज स्केलर क्वांटिटी। कुछ बच्चों ने सब चीज ऐड कर दी, 20 और 17, 37 न्यूटन लिख दिया। तो 37 न्यूटन का मतलब आप समझ रहे हो फोर्स इज स्टिल ए स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। फोर्स जो है वो डिपेंड किस पे करता है? फोर्स डिपेंड करता है डायरेक्शन पर, ठीक है? ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
तो समझ में आया ना सबको? ठीक है, तो अभी जरा यहाँ पर बताओ कितना फोर्स लग रहा होगा। अगर मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ब्लॉक है और यहाँ पर एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और भी एक जगह यहाँ पे फोर्स लग रहा है यहाँ पर, बट वो कहाँ लग रहा है वो आपको ढूंढना है। और इसका एक्सीलरेशन यहाँ पर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। इसका एक्सीलरेशन यहाँ तो बता देता हूँ कहाँ लग रहा है, तो फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। और इसका मास है यहाँ पर, मास कितना ले लेंगे, मास 1 kg है। तो एफ की वैल्यू कितनी होगी बता सकते हो? एफ की वैल्यू कितनी होगी? तो इस टाइप का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको पूछ सकते हैं होम में, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको। जल्दी से बताओ एफ की वैल्यू कितनी होगी। ओके, रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। देखो ये 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा दिख रहा है आपको, ये कौन सा फोर्स है, ये एफ एफ न्यूटन का फोर्स यहाँ पर ऐसे लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी होगी? ट्वेंटी न्यूटन आंसर आया है, फिर 5 न्यूटन आया है, 8 न्यूटन आया है, 12 न्यूटन आया है। तो ये 4 आंसर देन कॉमन। तो इसके 4 ऑप्शंस आपके अगर होते ए बी सी डी तो आपको ऐसा दे दिया जाता ए बी सी डी। चलो जब ये मैंने ऑप्शन दे दिया, अब बताओ जल्दी से। हाँ अभी देखो, अभी सबका सही आ रहा है। अभी अच्छा, शिवांग का ऑलरेडी शिवांग ने भेजा था क्या? चलो अभी मैंने ऑप्शन दे दिए ए बी सी डी, जल्द अभी बताओ क्या करेक्ट आंसर होगा। यस राधिका करेक्ट, राधिका ने बट भेजा था आंसर। यस अभी तो बताओ, अभी मैंने देखो आपको आंसर भी आई हैव गिवन यू ऑप्शंस आल्सो। चलो देखो, देखो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ऑब्वियसली अभी देखो इसका एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है दोस्तों, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होता है वो वाला फोर्स है वो बड़ा होता है। अगर इसका एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला जो फोर्स है दिस इज ग्रेटर दैन, that means 10 Newton must be greater and this must be smaller too. क्योंकि एक्सीलरेशन देखो इस डायरेक्शन में हो रहा है ना, इट इज एक्सीलरेटिंग राइटवर्ड, ठीक है। तो कितना 10 न्यूटन माइनस एफ इक्वल टू मास ठीक है, ठीक 10 माइनस एफ तो मास कितना है 1 मेरे 2। तो आगे एक और ऑब्वियस सी बात है ना, देखो जब आप यहाँ पर 8 रखोगे अभी तो 10 माइनस 8 कितना होगा 2 न्यूटन होगा, और 2 न्यूटन कितना होगा मास कितना है 1 इंटू ए।
एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। अगर आप यहाँ पे 12 रखते थे, 12 रख देते थे, तब 2 न्यूटन कहाँ पर आ जाता? तब 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ जाता, ठीक है। और 2 न्यूटन इस डायरेक्शन में आ जाता है, मास कितना होता है? तो एक्सीलरेशन पर आपका इस डायरेक्शन में होने लगता है। अगर आप इसको 5 रखते हो, 5 रख के देखो, 5 अगर मैंने रखा, तब देन व्हाट विल हैपन? अभी नेट फोर्स कितना लगता है? 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, और मास कितना है? मास इज 1 एक्सीलरेशन, तो 5 मीटर पर सेकंड पर एक्सीलरेशन। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, अगर मान लो समझा कि नहीं समझा बच्चों? यहाँ पे 8 न्यूटन लग रहा हूँ ऑब्वियसली, और 20 भी अगर लगा दोगे यहाँ पे, तो 20 के लगाते हैं तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का लगेगा। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? कैसे करना है फोर्स के क्वेश्चन को? यस सर। तो चलो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ आपको, ट्राई सॉल्व। सॉल्व दिस क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। दिख रहे हैं सबको? देखो, अगर कोई चीज स्टॉप कर रही मतलब क्या? फोर्स कैसे लग रहा होगा उसमें? फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा ना, तभी तो उसको स्टॉप कर पाएगी वो। करेक्ट, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा मतलब एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में लग रहा है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। एक्सीलरेशन ही लग रहा है, तो कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद ये इसकी वेलोसिटी होगी 0। 2 सेकंड बाद इसकी जो इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 सेकंड बाद इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो गई, ठीक है। मास कितना है इस ब्लॉक का? मास इज दिस ब्लॉक इज 2 kg, ठीक है। ठीक, तो अब देखो अभी हमें क्या पता है? फोर्स कितना होता है? फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन, यही तो होता है फोर्स। होता है कि नहीं होता है फोर्स? ये करेक्ट। तो यहाँ पर एक्सीलरेशन कितना लग रहा है? v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितनी है? v इज 0, u इज हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड, t इज 2 सेकेंड ना। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन कितना हो गया? v माइनस यू अपॉन टी, तो v इज 0 माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस आ रहा है, माइनस मतलब एक केस ऑफ रिटार्डेशन, ठीक है। तो फोर्स यहाँ पे कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द फोर्स इन दिस केस? फोर्स विल बी मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? मास है मेरे पास 2 kg, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो फाइनली निकालते हैं फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना दिया हुआ है? 2 kg दिया हुआ है। हाँ सर। एक्सीलरेशन आपने निकाल लिया, एक्सीलरेशन कितना है? 2। चलो -2 ले लो आप, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो कितना? -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैंने बोला ये जो है न्यूटन की यूनिट है, तो -4। तो माइनस का मतलब बस क्या हुआ? माइनस का मतलब हुआ कि वेट माइनस, हाँ, ये इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स वेलोसिटी माइनस के में नहीं ऑपोजिट। होता तो। या ठीक है, वेलोसिटी के ऑपोजिट है। अगर इसको पॉजिटिव पकड़ा आपने तो ये आपका निगेटिव है इसको, ठीक है। तो समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई सभी बच्चों को? ओके चलो, तो आई थिंक विल एंड इट हियर, ठीक है। और ठीक है, तो आई विल पोस्ट योर होमवर्क एंड इसके आपके नोट्स में पोस्ट कर दूंगा। चलो, so we'll end it here.